10th क्लास के सभी स्टूडेंट का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग परीक्षा दे रहे हैं अपना आंसर शीट मिला सकते हैं। फर्स्ट शीटिंग का है सेट नंबर एच, आप देख सकते हैं सेट का कोड जो है वो एच है। साइंस का क्वेश्चन था आज, बहुत ही शानदार बच्चों ने बनाया है। जितना भी हमने क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन हिट करेगा आपको, क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन बैंक ही हिट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यही है कि 1 साल का नहीं बल्कि 2 से 3 साल का जिसके पास है कवरेज वही लोग बना पा रहे हैं, तो इसे मिलाइएगा ढंग से। चलिए मैं क्वेश्चन वही बताऊंगा जो बनाने योग्य है। बस हम परीक्षार्थी बन करके बस आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे सेट मारोगे। केवल आंसर मिलाने के व्यू से नहीं बल्कि आपका अभी शेष 4 परीक्षाएं हैं, अगर उसका भी ध्यान रखेंगे तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाया जाता है। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा ही बनता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारा अंदर में जो आँख होता है वहाँ पर लेंस जो है नेत्र लेंस वो उत्तल लेंस है। ठीक है, इसलिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में जो धारा मापने की युक्ति है उसको अमीटर ही कहते हैं या एमीटर बोलते हैं। सही है, ठीक है। और वोल्ट मीटर से तो आप जानते हैं कि विभव मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक तो सूत्र होता है P बराबर आई भी, तो P बराबर आई भी यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला नंबर तो इस सही है कि P बराबर होता ही है, ऐसा माने शक्ति का सूत्र ही है। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो इसमें दिख रहा है आई स्क्वायर आर, तो जब हम V बराबर यहाँ से हटाएंगे तो क्या डालेंगे आर, तो आई गुने आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर भी सूत्र सही है। अच्छा, अब वी स्क्वायर आई आर ये भी होता है, वी स्क्वायर आई आर भी चलता है, यानी यही नहीं है। तो ऑप्शन में जो हमको खोज रहा है कि नहीं है वो आप मार सकते हैं, ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाला जो लेंस है वह है केवल उत्तल लेंस। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7, किसी बिंदु से निकल कर किसी किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से निकल करके किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है, अपवर्तित होकर के निकलती है और जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको फोकस कहते हैं। इसमें थोड़ा सा एक लाइन छोड़ा हुआ है, समांतर किरण अगर लिखता तो आसान था। इसमें गड़बड़ाने के लिए आपको ये चीज़ नहीं लिखा है, लेकिन जाता कहाँ से है, फोकस से। नेक्स्ट है फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक लेंस कौन सा होगा। तो उत्तल लेंस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, उत्तल लेंस ही होना भी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे लिए क्वेश्चन की लिखा हुआ है कि किसी शब्द को, तो इसमें हमें इसका प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसमें कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकस दूरी, ये हमें याद नहीं, कंफर्म नहीं रहता और अक्सर गड़बड़ हो गई है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है कि माइनस में फोकस दूरी है, तो वह दर्पण या लेंस जो भी होगा, फोकस दूरी अगर माइनस में है तो क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि गोलीय दर्पण अगर होगा या गोलीय लेंस, तो दर्पण होगा और माइनस में, तो उसके लिए अवतल दर्पण होना चाहिए। तो अवतल दर्पण यहाँ पर दिया है, दर्पण अवतल। और लेंस की बात कर रहा है तो लेंस में तो हमको होना चाहिए क्या बोलते हैं, दोनों अवतल। हाँ, अवतल, ये सही होगा, सबसे बढ़िया आंसर ये है, दोनों अवतल दर्पण भी चाहिए और अवतल लेंस चाहिए, तब दोनों का फोकस दूरी माइनस में दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर क्या, तो V बराबर हम लोग क्या जानते हैं, W बटा Q। तो W का मतलब क्या हो गया, जूल, और Q का मतलब कूलम, तो जूल प्रति कूलम, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से इसको मार सकते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लिखता है कि जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर,
ये सूत्र है, आपको ये गड़बड़ा सकता है, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे W बराबर जो सूत्र V बराबर जो सूत्र होता है W बटा में Q होता है, तो W बराबर जो होगा VQ हो जाएगा। तो VQ का मतलब क्या कि वोल्ट गुने कूलम, तो वोल्ट गुने कूलम का कोई ऑप्शन है, वोल्ट गुने कूलम का जूल बराबर, तो बी नंबर ऑप्शन सही भी हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं आप लगिए, अब गड़बड़ा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है कि CHO अभिक्रियाशील समूह किसका है, तो ये जो अभिक्रियाशील समूह है एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड समूह जो है इसमें मार सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का सांद्र इतना से गर्म करने पर, हमें नहीं पता, हम छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है कि जिंक ब्लैंड निम्नलिखित में किस धातु का, तो जिंक ZNS करके उसको होता है, तो जिंक का OS होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है, तो कौन सा गुण समान की बात कर रहा है, तो ऐसे में आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होगा, तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में, किसी आवर्त के तत्व में, तो आवर्त के तत्व में बराबर क्या रहेगा, परमाणु का आयतन, कक्षों की संख्या, हाँ बिल्कुल कक्षों की संख्या बराबर रहेगी। जैसे मान लीजिए कि सोडियम का लेते हैं, तो सोडियम में 3 ही कक्ष हैं, और मैग्नीशियम में भी 3 है, एल्युमिनियम में भी 3 है, ऐसे करके माने एक तरह से सोडियम से स्टार्ट हुआ और जा करके आर्गन तक में 3 कक्ष है, तो कक्षों की संख्या बराबर होती है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है आपको 16 नंबर में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इधर देख रहे हैं कि दो गो है, इधर 2 गो है, उधर सिंगल है, तो 2 गो इधर और उधर सिंगल हो, तो ऐसे में क्या उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया बी ऑप्शन नंबर मार दीजिए। यही ध्यान देना है, जब आप मारते रहते हो तो कभी कभी क्या होता है कि सही आंसर आपको पता है लेकिन गड़बड़ मारते हैं फर्स्ट में, तो पहली बार जब टिक्का लगाएं तो यहाँ पर ध्यान करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म को ही कहा जाता है, क्या कहलाता है, क्षार कहा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट होगा 18, सोडा ऐश का सूत्र क्या है, सोडा बेसेज आर कॉल्ड, सोडा ऐश का सूत्र क्या है, तो सोडा ऐश का सूत्र में कन्फ्यूजन है, छोड़ देंगे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, जैसे चूना पत्थर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, खड़िया है, संगमरमर है, तो यहाँ पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल अलग चीज़ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, ठीक है, ये जिप्सम से कुछ मिलता जुलता रहता है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सब एक समान है, तो जो अलग है उसको हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा, मार दो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब बेकिंग सोडा का सूत्र पूरा खाने वाला सोडा, तो उसमें बाइकार्बोनेट होता है, तो बाइकार्बोनेट जो है ये वाला सूत्र है, NaCO3 मार सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ये लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये लिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, संक्षारक अम्ल मतलब संक्षारण में जो काम करता होगा, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन है, छोड़ देंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है, छोड़ देंगे। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, संयोजी सेल सल्फर, सल्फर जो होता है सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर 16, इसके बाद 17 यानी 6, बाहरी में 6 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है, छोड़ दो इसको, बनाओ ही नहीं इसे। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वाट के बराबर जो होगा वो होगा P बराबर IV होता है ना, P बराबर IV, तो उससे मार सकते हो, तो इसमें कन्फ्यूजन ऑप्शन दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन जो कन्फ्यूजन में रहे उसमें हाथ नहीं लगाओ, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। चलिए हमारे पास 80 क्वेश्चंस हैं और 80 क्वेश्चंस में हमें हाथ लगाने हैं, इसलिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, अनवीकरणीय मैंने जिसका जो है से हम फिर से रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल, तो ऐसे में यहाँ पर देख रहे हैं कि कोयला का तो नहीं होगा, कोयला का नहीं होगा, बाकी का हो रहा है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का समानतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्ध्य को मीटर में भी व्यक्त किया जाता है, ऐसे क्या उसको बोलते हैं एंगस्ट्रम में भी होता है, लेकिन एंगस्ट्रम दिया ही नहीं तो हम क्या करें। अब एक बच्चा क्या कर रहा है कि एंगस्ट्रम हमें खोज रहे थे, एंगस्ट्रम मिल ही नहीं रहा था, तो एंगस्ट्रम नहीं मिलेगा तो मीटर तो है ना। फिर है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होते हैं, तो गतिशील जो कण होते हैं वह प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच में 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना किया गया कार्य है, तो वोल्ट यहाँ पर दे ही दिया है, यहाँ पर वोल्ट दे रहा है ना, ये विभव दिया हुआ है और 2 कूलम आवेश भी दिया हुआ है।
तो V और Q एक तरह से दिया है, तो VQ को गुना कर दीजिए तो 12 दूना 24, तो 24 जूल हो गया, 24 जूल का आंसर हो गया फाइनल। इसके बाद अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएगा, क्या है, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग से हेतु किस, तो मटर का पौधा इसमें लिया था, मटर का पौधा देख लीजिए आंसर सही। ओके, फिर आगे है किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन से, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है फाइनल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटे टाइप से भेजा है बच्चे लोग, क्या करें। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या है, तो नर जनन ग्रंथि यहाँ पर क्या वृषण दिया हुआ है, नर जनन ग्रंथि मारिए। और शुक्राशय अधिवृषण शुक्र जनन है, मानव में नर जनन ग्रंथि तो वृषण को ही कहा जाता है ग्रंथि। अंग के रूप में शुक्राशय है, अधिवृषण है, शुक्र जनन है, लेकिन ये ग्रंथि कहलाती है। चलिए सही मारा है। आगे जीवन में एक महत्वपूर्ण जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता अणु की गति वृद्धि, वृद्धि कर सकते हैं इसमें, वृद्धि सबसे बढ़िया होगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, स्वपोषण, स्वपोषी पोषण कौन है, तो इसमें पौधा में होगा और क्या, सब पौधा में हो जाएगा। कुछ प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक्स में होगा क्या, कुछ प्रोटिस्टा प्रोटिस्ट नहीं, पौधों में होगा। और अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो छोड़ भी सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कुछ तरह में पता नहीं, छोड़ देंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आया 39, लिख रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, वसा प्रक्रिया करने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं, तो उसको ट्रिप्सिन कहा जाता है। फिर है ओजोन का आणविक सूत्र क्या, O3 होता है। चलो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पीएच, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को, तो क्षार 7 से ऊपर वाले को क्षारी तो कहा जाता है। कोई दिक्कत, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो H2O अगर देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का 2 अणु है, 2 गो परमाणु है और इसका 1 है, तो 2:1 में मार सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए। अब क्या है, आपको इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, कौन धातु इसमें दिख रहा है, तो देखिए धातु है उसके लिए तो परमाणु संख्या से भी पता चल जाएगा। परमाणु संख्या 8 है, एक में 12 है, ठीक है, 12 वाला को धातु कहते ही हैं, क्या दिक्कत है, मैग्नीशियम हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड जो भी होंगे वो क्या होंगे, 7 से कम होंगे, तो ये है। फिर है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। चलो मार दिया। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन डन। अब हम आधे क्वेश्चन पर और थोड़े से दूरी में है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता पता नहीं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो है ऐसे उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी है श्वसन, सही हो गया। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में जनन अंग जो होंगे पुष्प में पाए जाएंगे। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क मारिए, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं 59 की ओर। जीवों की उत्पत्ति में पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, पता नहीं क्या नहीं था से, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्त पता नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। एक दिख रहा था, चलो भाई मार दिया हूँ। अब ये क्या दिया हुआ है, जो ये देखिए 54 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से हार्मोन क्या जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है जी, एक ग्रहणी भाग है किसका, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। चलो फिर है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब जो है से प्राकृतिक तो है नहीं, ये कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है तालाब। निम्न में से पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में कौन मौजूद होते थे, उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं, मांसभक्षी होते हैं, सर्वभक्षक होते हैं, शाकभक्षी होते हैं, उत्पादक होते हैं सबसे अधिक। चलिए इसमें चलेंगे अब आगे। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा, एक माइक्रो तो डेसी सेंटीमिली माइक्रो, 6 वाला हो जाएगा। फिर है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में, पता नहीं कहाँ पे है नरौरा फरौरा। फिर इसके बाद आगे
लिखा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम के लिए। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनाया जाता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है, तो उत्तल लेंस में आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस और लेंस के बीच में होना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन। इसको कहीं कहीं प्रकाशीय केंद्र भी लिख देता है। चलिए इसमें तो खत्म हो गया और इसमें देख लेते हैं यह क्या दिया हुआ है। चलिए लिखा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। ओके, फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, किस में से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, तो ये पता नहीं, कन्फ्यूजन में आ जाएगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के कौन सा सेल बाह्यतम सेल में, तो द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो के से शुरू होता है तो एल हो जाएगा। द्वितीय आवर्त के लिए तो द्वितीय को सेले होता है तो के बाद एल। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, कुछ मिनट के लिए और होल्ड कीजिएगा और अंत तक देखने की कोशिश करें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो एल्केन कहा जाता है संतृप्त वाले में। चलिए ये हो गई। इसके बाद ये मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से पदस्थापित किया, कौन किया, तो इसमें ऑप्शन में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है, छोड़ देंगे इसको। फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे, तो फिर क्या है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो एक हैलोजन होता है, एक उपधातु होता है, एक धातु देंगे निष्क्रिय गैस होता है, फर्स्ट क्लास निष्क्रिय गैस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, इसी में एक और दिया था, एक तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या है, तो वह तत्व जो है वह आर्गन है कि नियॉन है। किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे, तो 2 ही सेल है, दोनों भरा हुआ है, तो नियॉन है। मारिए आराम से, आर्गन में तो 3 को हो जाएगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको मार दिया गया। और ये देखिए एक उल्टा करके लिखा भेजा है, लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील देखिए सबसे ऊपर से होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को मार दीजिए। ठीक है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होता है। कॉपर ल्यूटियस से स्रावित होता है, पता नहीं क्या होता है। फिर इसके बाद इसको देखेंगे क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा सूर्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मानव का उद्भव स्थान है, तो मानव का उद्भव स्थान पता नहीं कहाँ है, छोड़ देंगे। और है क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन लगता है कि है भाई, क्या लिखा हुआ है, लिखता है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जन्म में संचारित रोग है, आंत्र रोग, एड्स है, सबसे बढ़िया एड्स हो गया। फिर जो है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, पता नहीं कैसा होता है। फिर आगे फिर लिखा हुआ है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का नाम बताइए, तो परिवर्तन का कारण क्या है, तो किशोरावस्था में एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन मार दीजिए, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये भी कर सकते हैं क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों में हो सकता है ना। अरे लास्ट क्वेश्चन अब बच गया है हमारे लिए, लिखा यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, तो यौन परिपक्वता को कहते हैं किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ओजोन परत का मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो प्रदूषण के द्वारा, सीएफसी के द्वारा, सीएफसी के द्वारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 80 क्वेश्चंस को एवरेज मार्क्स सब में 50 का आपने रखा सही एक्यूरेसी के साथ। तो 50 गुने सोच करके देखिए, 5 अगर होगा तो कितना हो गया, 250 मार्क्स आपको यहीं से आने के उम्मीद है, प्रैक्टिकल वगैरह लगा करके। और बाकी आप सब्जेक्टिव में काम कर ही रहे तो उससे भी मार्क्स आने की पूर्णतः उम्मीद है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स लॉट।